हमने देखा कि परंपरा का क्या महत्व है। आज के वर्तमान समय में आधुनिकता और पारंपरिकता के सामने पारंपरिक को हम बहुत कम आंकते हैं, परंतु भारत देश हमारा है वो परंपराओं का देश है। परंपरा यानी आज की पीढ़ी के पास जो भी है, वो अपने आने वाली अगली पीढ़ी को देना है। नई पीढ़ी भी उनमें से ज्ञान, कुशलता और संस्कृति लेकर अपनी अगली पीढ़ी को देती है। ये हमारी परंपरा है। ऐसी हस्तांतरण की प्रक्रिया को भी हम परंपरा कहते हैं। इस वेद मंत्र और भोजन एवं कला कारीगरी के अनेक उदाहरण हमको ताई ने दिए थे। गत सत्र में हमने श्रवण भी किया था। आज के इस चिंतन सत्र के लिए मैं ताई से निवेदन करूंगा कि आज के चिंतन सत्र का प्रारंभ करें। नीति तो आपके साथ ही है ना? पितामही विद्यापीठ के इस 18वें चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। आज आज हमारा हरिओम सुनाई दे रहा है ना? जी ताई, हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ। आज हमारा निरूपण की दृष्टि से कहे तो अंतिम सत्र है। विषय भी हमारा गत सत्र में तय ही हुआ था कि कुटुंब के जो 3 काम हैं प्रमुख, उसमें से पहला था नई पीढ़ी का निर्माण, दूसरा था धर्म और संस्कृति की परंपरा की रक्षा, और तीसरा है कुटुंब के सभी सदस्यों का जीवन विकास। तो आज तो ये विषय होगा, परंतु मुझे आगामी 2 सत्रों के बारे में पुनः एक बार निवेदन करना है। आज हमारा लगभग विवरण पूर्ण होगा। आगामी 19वां सत्र जो होगा वह प्रश्नोत्तरी का होगा। आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो ये वैसे कहेंगे कि हर सत्र में प्रश्नोत्तरी तो रहती ही है, तो फिर स्वतंत्र एक प्रश्नोत्तरी का सत्र क्यों चाहिए? तो ये प्रति सत्र में जो प्रश्नोत्तरी रहती है वह उसी सत्र का जो विषय होता है उसको लेकर ही होती है। ये जो हमारा प्रश्नोत्तरी होगी वो पूर्ण जो हमारा पितामही विद्यापीठ का प्रारंभ से लेकर अभी तक का जो विषय हुआ है उसको लेकर होगी। और आगामी कार्य योजना क्या होगी उसके संदर्भ में भी होगी, क्योंकि हम चिंतन सत्र में भी कहते आए हैं कि चिंतन कोरा केवल चिंतन ही रह जाए तो उसका तो कोई अर्थ नहीं है। चिंतन के बाद कार्य योजना और कार्य योजना के बाद कृति, तो चिंतन कृति में उतरना चाहिए। तो उसको लेकर भी हमारी प्रश्नोत्तरी होगी। आप अपने प्रश्न पहले से भेजेंगे और हमारी अपेक्षा ये रहेगी कि प्रश्न भेजने में सबकी सक्रियता दिखाई देनी चाहिए। केवल श्रवण भक्ति करना इतना तो पर्याप्त नहीं होता। श्रवण भक्ति के बाद हमें भी कुछ करना होता है, और उसमें प्रश्न पूछना ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो हम लोग प्रश्न पूछेंगे परंतु पहले भेजेंगे। रामचंद्र जी, आप म्यूट हो जाइए। हाँ, आप पहले प्रश्न भेजेंगे। इसका कारण ये है कि प्रश्नों के संख्या के आधार पर
हम चयन करेंगे, साथ ही उसका क्रम भी बिठाएंगे, क्योंकि हम पूरा सत्र अच्छी तरह से चले यह चाहते हैं। इसलिए पुनः आपसे निवेदन है कि आप प्रश्न पूछेंगे। अंतिम 20वां सत्र होगा, उसमें अनुभव कथन करना है। स्वाभाविक ही जो सभी सत्रों में उपस्थित रहे हैं उनका अनुभव कथन अधिक अर्थपूर्ण होगा। तो भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमेशा ही जो उपस्थित रहे हैं उनका अनुभव कथन होगा। जिनको अपना अनुभव कथन करना है वे अपने नाम पूर्व में ही भेजे, ताकि उस सत्र की भी योजना अच्छी तरह से हो सके। अनुभव कथन के लिए साधारण 30-35 मिनट होंगे और शेष समापन के लिए होगा। इस प्रकार से आगामी हमारे 2 सत्र रहेंगे। उसके बाद ये चिंतन सत्रों की मालिका समाप्त होगी। इन तीनों चिंतन सत्रों की एक पुस्तिका भी बनेगी। उस पुस्तिका का वितरण हम बहुत बड़ी संख्या में कर सके ऐसी अपेक्षा तो रहेगी, हमारी इच्छा भी रहेगी। तो हम सब लोग उसमें कितने सहभागी बन सकते हैं ये भी आप बताएंगे, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हमारा इस पुस्तिका को सर्वत्र पहुंचाने में सहभाग भी हो। इतना कहने के बाद आगामी 2 सत्र यशस्वी बनाना आप लोगों के हाथ में है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब मिलकर इन दोनों सत्रों को यशस्वी बनाएंगे। इतना निवेदन करने के बाद अब हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना जीवन होता है, उसकी आकांक्षाएं होती हैं, उसकी अपनी क्षमताएं होती हैं, उसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं, उसका अपना स्वभाव रहता है। कुटुंब में सब आत्मीयता से रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ समायोजन और समरसता पूर्वक रहते हैं। और कुटुंब का प्रत्येक सदस्य जो है वह कुटुंब के लिए जीता है, उसकी अपनी व्यक्ति के लिए कुटुंब नहीं, कुटुंब के लिए व्यक्ति। इस प्रकार की हमारी रचना रहती है। हमारा समाज जो है उसकी व्यवस्था बनी है। हमारे ऋषियों ने बहुत विचार पूर्वक ये बनाया सिद्धांत कि हमारी समाज व्यवस्था की मूल इकाई व्यक्ति नहीं अपितु कुटुंब होना चाहिए। इसलिए हम कुटुंब को इकाई मानकर कुटुंब का प्रत्येक सदस्य अपने आप को कुटुंब जीवन के साथ समायोजित करता है। अब कुटुंब ने मिलकर हर एक सदस्य का अपना व्यक्तिगत जीवन विकास हो यह देखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से कुटुंब है, कुटुंब से व्यक्ति है। और इसलिए कुटुंब के नाते पहले 2 काम थे, नई पीढ़ी का निर्माण और धर्म और संस्कृति की परंपरा की रक्षा। ये 2 हो गए, सबने मिलकर किए। अब सबने मिलकर एक एक व्यक्ति का जीवन विकास कैसे हो इसकी ओर देखना चाहिए। और व्यक्ति ने स्वयं भी अपना जीवन विकास करने के लिए क्या क्या करना अपेक्षित है वो सब करना चाहिए। इसलिए दोनों मिलकर एक एक व्यक्ति और पूर्ण कुटुंब मिलकर एक एक व्यक्ति का जीवन विकास कैसे होगा इसका विचार हमारे ऋषि मुनियों ने किया। और जीवन विकास से तात्पर्य क्या है, किसको जीवन विकास कहते हैं, ये भी बताया। तो फिर एक एक व्यक्ति के जीवन विकास का लक्ष्य क्या है, मन की, बुद्धि की, हृदय की जितनी जितनी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का विकास करना, उन क्षमताओं में वृद्धि करना, उनको प्रकट करना, उनको व्यवहार में लाना, ये जीवन विकास है। शारीरिक क्षमताओं का भी विकास करना और उसको समाज के हित में प्रयुक्त करना, यह जीवन विकास है। अंततोगत्वा
अपनी सभी क्षमताओं का विकास करके मोक्ष के प्रति जाना, जीवन मुक्त होना, मुक्ति प्राप्त करना। अगर इस जन्म के बाद ही मुक्ति प्राप्त होती है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो मुक्ति की यात्रा जो जन्म जन्मांतर में चलेगी, उसके लिए इस जीवन में पर्याप्त पाथेय जमा करके, इकट्ठा करके दूसरे जन्म में उसको ले जाना, और उस जन्म में इस जन्म की जो बाकी रही साधना है, मुक्ति की साधना, वह पूर्ण करना, उस मार्ग पर अग्रसर होना, इसको जीवन विकास कहते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष है और परम लक्ष्य भी मुक्ति ही है। इस मुक्ति के रूप को समझना और उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योग्यता प्राप्त करना, यही जीवन विकास है। ये मुद्दा हमें ध्यान में रखना चाहिए। विकास की भारतीय संकल्पना और आज की जो पाश्चात्य संकल्पना, उसमें बहुत अंतर है। पाश्चात्य संकल्पना के अनुसार जीवन विकास किसको कहते हैं? तो पहले तो मन में जो जो भी आता है वो सब करने की स्वतंत्रता और क्षमता प्राप्त हो, ये जीवन विकास है। इसके लिए कामनाएं बहुत होना, इच्छाएं बहुत होना, और हर इच्छा की पूर्ति के लिए अर्थ संपादन करना, मैंने बहुत पैसे कमाना, यही विकास है। बहुत पैसे कमाने की क्षमता, यही विकास है। हमारा शिक्षा का लक्ष्य भी है, यही है। हमारे सारे पुरुषार्थ का आलंबन भी यही है कि बहुत पैसा कमाओ, बहुत चीज वस्तुएं होना, तो उसको उसको ही वैभव माना, विपुलता होना, विविधता होना। तो हर इच्छा की पूर्ति करना, हर इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी, जो जो भी आवश्यक है वो सब करना, जो जो भी चाहिए वो सब प्राप्त करना, उसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना, और उसमें कोई बाधा न आए, इसको स्वतंत्रता कहना। मन में आए वो करने की स्वतंत्रता होना, ये मुक्ति का हम अर्थ लगाते हैं। समाज में धन के कारण से, सत्ता के कारण से, बल के कारण से यश प्राप्त होना, प्रतिष्ठा प्राप्त होना, अधिकाधिक लोगों को मैं वश में कर सकूं, ये सत्ता प्राप्ति के बाद मिलने वाला यश है, ये जीवन विकास का स्वरूप है। मैंने इसको विकास कहे, बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। मैंने माँ बाप लिए भी कवि कहते हैं बहुत विकास किया। इसका अर्थ क्या है? बहुत पढ़ाई की, बहुत पैसा प्राप्त किया, विदेश में गया, और फिर यहाँ आकर सत्ता प्राप्त की और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की। ये भौतिक स्वरूप की जो प्राप्ति है, उसको विकास कहना, ये आज की रीत बन गई है। परंतु भारत की जीवन विकास की कल्पना ऐसी नहीं है। भारत की जीवन विकास की कल्पना ऐसी है कि अपनी सारी क्षमताओं को सेवा, त्याग और मुक्ति के प्रति यात्रा जितनी अच्छी हो सके, उसका उतना हमारा विकास अच्छा होता है, यह मानना। ये पहला मुद्दा कि जीवन विकास अंततोगत्वा कहते किसको है। दूसरा मुद्दा, इसके लिए व्यक्ति को स्वयं को करना है प्रयास। परंतु ब्रह्मचर्य आश्रम में माने गृहस्थ नहीं होता है, तब तक उसके जीवन विकास में माता पिता और आचार्य दोनों ही सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं तो सहयोग का स्वरूप क्या होता है? उसको शिक्षा देते हैं, उसको उपदेश देते हैं, उसको नियम संयम सिखाते हैं, उसको अनुशासन में रखते हैं, उसको विचार करना सिखाते हैं। माने शिक्षा और संस्कार और उसको देने वाले माता पिता और आचार्य, ये दोनों मिलकर ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति के जीवन विकास की चिंता करते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति इन दोनों पर निर्भर है।
परंतु उसके बाद जब गृहस्थ बनता है तो वह स्वयं जिम्मेदार बनता है। अब उसका ही कर्तव्य है, उसका ही दायित्व है कि अपने विकास के संबंध में विचार करे और उसके अनुसार व्यवहार करे। अब वो अपने आचार्य को या अपने माता पिता को दोष नहीं दे सकता यदि उसका विकास नहीं हुआ। अब वो उनके ऊपर निर्भर नहीं कर सकता कि नहीं आप बताओ मेरा विकास कैसे होगा करके। हाँ, वो मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, हमेशा उनसे परामर्श कर सकता है, परंतु दायित्व अब उसका स्वयं का है। तो गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास्ताश्रम, इसमें व्यक्ति को अपने जीवन विकास के लिए स्वयं क्या करना, इसकी चिंता करनी होती है, इसका विचार करना होता है और उसको उसके अनुसार कृति करनी होती है। उसकी सहायता करने वाले बहुत लोग मिल ही जाते हैं, कभी कोई सहायता नहीं करेगा ऐसा नहीं है। उसका मार्गदर्शन करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। हाँ, अवसर बहुत है, सहायता करने वाले बहुत हैं, उपदेश देने वाले बहुत हैं, शिक्षा देने वाले भी बहुत हैं, परंतु जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में आचार्य और माता पिता तय करते थे और नियमन और नियंत्रण करते थे, ऐसे अब कोई नियमन और नियंत्रण नहीं करेगा। अब तो व्यक्ति को अपने हिसाब से ही, अपने दायित्व पर ही यह सब करना है। तो जीवन के 1/4 हिस्सा जो है उसमें तो नई पीढ़ी पूर्व पीढ़ी पर पूर्ण रूप से अवलंबन करती है और उससे सारी योग्यताएं प्राप्त करती है जो अब उसको स्वनिर्भर बनाएंगे। परंतु जीवन का 3/4 हिस्सा जो है उसकी जिम्मेदारी व्यक्ति की स्वयं की है। ये महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में जो मनुष्य का जीवन है वो विभिन्न आयु वर्गों में, विभिन्न तबकों में विभाजित है। इसका हमने पहले भी उल्लेख तो किया है, फिर भी एक बार देख लेंगे। सामान्य रूप से 25 वर्ष की आयु में गृहस्थ बने। अब ये 25 माने 25 नहीं होता है, कभी 22 भी होता है, 24 भी होता है, कभी 27 भी होता है, वो जितना भी हो एक औसत से ऐसा माना जाता है कि 25 वर्ष के बाद माने 1/4 ऐसे 4 भाग किए, परंतु वो कम ज्यादा तो हो ही सकते हैं। तो विवाह के बाद 35-40 वर्ष तक, 35 से 40 वर्ष तक युवावस्था रहती है और गृहस्थाश्रम रहता है। तो युवावस्था की सारी लाक्षणिकताएं विकास में एक कारक है और गृहस्थी का दायित्व ये विकास का दूसरा आयाम है। माने इन दोनों बातों को लेकर विकास की परिभाषा, विकास की व्याख्या करनी चाहिए। उसके बाद 35-40 वर्ष के बाद युवावस्था नहीं रहती, प्रौढ़ावस्था रहती है, परंतु गृहस्थाश्रम तो बना रहता है। इसलिए गृहस्थाश्रम का दायित्व और आयु की अवस्था, प्रौढ़ावस्था, इन दोनों को लेकर जो हमारा विकास का क्रम बनता है वो होगा। अब इसके बाद प्रौढ़ावस्था तो रहेगी। सामान्य रूप में 60 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था रहेगी। इधर गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश होगा, वो कब होगा? 50 वर्ष में। परंतु 50 वर्ष में आज तो वानप्रस्थाश्रम की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई निवृत्त ही नहीं हुआ है। इसलिए निवृत्त कब होते हैं? जब पुत्र अब पिता का व्यवसाय पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले लेगा, माने कुटुंब के अर्थार्जन का दायित्व पूर्ण रूप से ले लेगा, उसका विवाह भी होगा और उसके घर में पुत्र का जन्म होगा। ये एक व्यक्ति के लिए वानप्रस्थाश्रम का आदर्श समय है।
वो आज कोई उसके बाद भी होता नहीं है, वो तो एक अलग बात है, वो हम अपने विकास की बात समझते ही नहीं है, वो अलग बात है। परंतु 60 वर्ष के बाद वृद्धावस्था शुरू होती है, 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थाश्रम शुरू होता है। तो 60 वर्ष वानप्रस्थाश्रम रहता है 75 वर्ष की आयु तक, और इधर वृद्धावस्था 60 वर्ष में शुरू होकर वो जीवन के अंत तक चलती है। परंतु पूर्व वृद्धावस्था माने 75 वर्ष तक वृद्ध भी रहेंगे और वानप्रस्थाश्रम में भी रहेंगे, उसके पहले प्रौढ़ भी रहेंगे और वानप्रस्थाश्रम में भी रहेंगे। इस प्रकार से आयु और आश्रम, इन अवस्था और आश्रम, इन दोनों का मेल हमें बिठाना चाहिए। पहले तो ये तो पूर्व तैयारी है कि इतना सेटिंग होना चाहिए। 75 वर्ष के बाद वृद्धावस्था है जीवन पर्यंत, और इधर संन्यास्ताश्रम है। ये दोनों बातें 75 वर्ष के बाद साथ साथ चलती हैं। वृद्धावस्था पहले ही शुरू हो जाती है, परंतु 75 के बाद तो दोनों साथ साथ चलती है आजीवन। ऐसे वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था और युवावस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं। और गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास्ताश्रम, ये 3 आश्रम हैं। इन तीनों का मेल बिठाना चाहिए। और इसलिए आज हमें पूर्ण रूप से तो इस विषय की चर्चा के लिए समय नहीं मिलेगा, परंतु मुख्य मुख्य बातों का विचार हमें करना चाहिए। सबसे पहला है वृद्धावस्था और संन्यास्ताश्रम। इसके संबंध में कैसा विचार करेंगे? तो हमारे यहाँ सन्यास की एक कल्पना है। कैसी कल्पना है? सन्यासी भगवे वस्त्र पहनता है, सन्यासी घर छोड़कर बाहर ही रहता है, वह तो अनिकेत है, उसका कोई घर नहीं है। सन्यासी भिक्षा मांग कर निर्वाह करता है। अभी अभी तो अब सन्यासी मठ में रहता है, सन्यासी उनके अखाड़े होते हैं, ऐसे उनके रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन आदि आदि मिशंस के रूप में भी सन्यासी संप्रदाय काम करते हैं। तो ये हमारे सन्यासी के बारे में कल्पना है। परंतु सारे के सारे 75 वर्ष के बाद ऐसे भगवे कपड़े पहनकर सन्यासी तो नहीं हो जाएंगे। हम देखते ही हैं कि कभी कोई ऐसे 100% वृद्ध लोग 75 वर्ष के बाद सन्यासी नहीं हो जाते हैं, और ये अपेक्षा भी नहीं है। भगवे वस्त्र पहनकर घर छोड़कर चले जाना ये अपेक्षा नहीं है। तो फिर इस अवस्था की मुख्य बातें कौन सी है? इस अवस्था की मुख्य बात है क्षमाशीलता, क्षमा करना। दूसरी है तपश्चर्या करना। तीसरी है त्याग करना। चौथी है हमेशा आनंद में रहना, हमेशा संतुष्ट रहना, शिकायत नहीं होना। अब वृद्धावस्था में, और वो भी 75 वर्ष के बाद, ये सारी बहुत कठिन बातें हैं, हम जानते हैं। स्वस्थ रहना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, घुटनों की समस्या, ये तो सारी समस्याएं जीवन साथी की तरह साथ में हो जाती हैं। मानसिक अवस्था में उपेक्षित होना, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, अब तो मेरी क्या जरूरत है, किसी को कोई जरूरत नहीं है, अब तो हमारे वो दिन गए जब हम ऐसा करते थे वैसा करते थे, अब आज का जमाना तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है, हमारा जमाना बहुत अच्छा था, ऐसे भूतकाल में ही रहना, ऐसे बहुत सारी बातें नित्य साथी की तरह हमारे साथ होती हैं। इनसे मुक्त होना, पहले जीवन मुक्त, मोक्ष प्राप्त करना तो बाद की बात है, पहले इन बातों से मुक्त होना ये सही सही में चुनौती है। तो पहले तो हम ये वृद्धावस्था की बात करेंगे।
संन्यास्ताश्रम कैसे होता है वृद्धावस्था में, इसकी बात करेंगे। और ये जो वृद्ध लोग, ऐसे वृद्ध लोग हैं, वे घर की शोभा है, ये समाज की शोभा है, ये राष्ट्र की शोभा है। क्योंकि युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, इन तीनों की बात हम करेंगे तो युवा राष्ट्र की कार्य शक्ति है। हाँ, शक्ति होना, भाग दौड़ करना, कैसे भी कठिन परिश्रम करके लक्ष्य सिद्ध करना, काम पूरे करना, ये तो युवा की शक्ति है। परंतु यह कार्य शक्ति है, केवल कार्य शक्ति से नहीं चलता, उसके पीछे बुद्धि चाहिए। तो प्रौढ़ राष्ट्र की बुद्धि शक्ति है और वृद्ध राष्ट्र की आत्मशक्ति है। तो सभी वृद्धों को यह आत्मशक्ति प्राप्त करना, ये जीवन विकास का लक्षण है। और आत्मशक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो जो मैंने अभी बताए, वो क्षमाशीलता, तपश्चर्या, त्याग, और हमने जो अनुभव जीवन का प्राप्त किया है उसका उपयोग करना। माने यदि कोई प्राध्यापक है तो उसको अधिक अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रीय अध्ययन करना चाहिए, लिखना चाहिए, सिखाना नहीं परंतु शास्त्र निरूपण तो करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो त्याग करना, तो सारी दुनियावी बातों का त्याग करना, मान सम्मान का त्याग करना, अपेक्षाओं का त्याग करना। तो तप करना, सहन करना, और आनंद से सहन करना। तो आनंद, हमेशा आनंद में रहना, स्वस्थ रहना, और फिर जीवन का हिसाब करना, क्या क्या किया अब तक और क्या क्या गवाया, क्या क्या उपलब्धि रही, ये सब करना। और फिर मृत्यु के स्वागत के लिए तैयार रहना। हाँ, कभी भी आए, हमें क्या आपत्ति है, हम तो स्वागत करेंगे। और फिर ये भी हिसाब अनुमान करना कि अगला जन्म कैसा मिलेगा, इस जन्म में जो जो किया है उसके आधार पर अगला जन्म मिलेगा। तो हमारा जीवन घाटे में रहा कि फायदे में रहा, घाटा किसको कहते हैं, फायदा किसको कहते हैं, ये भी समझना। मैं बहुत संक्षेप में बता रही हूँ, इसलिए इससे ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी। और ये सारा बहुत कठिन है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसमें हमारे शिक्षक कौन होते हैं, कौन सिखाएगा हमको? तो ये इसमें शिक्षक होते हैं हमारे शास्त्र, इसमें शिक्षक होते हैं हम स्वयं, इसमें शिक्षक होते हैं धर्माचार्य। इनसे तो और कोई शिक्षक होता ही नहीं। वृद्धों का कौन शिक्षक होगा? वृद्ध ही बाकी लोगों के शिक्षक होते हैं, इनका शिक्षक कौन होगा? तो हमने स्वयं ही अपने शिक्षक बनना। कथा, वार्ता, शास्त्र, पुराण, ये सारे हमारे शिक्षक रहेंगे। उपदेश, ये सन्यासियों का उपदेश, धर्माचार्यों का उपदेश, शास्त्रों का उपदेश, ये हमारे लिए शिक्षक रहेंगे। और हमारा स्वयं का चिंतन, ये हमारे शिक्षक रहेंगे। तो ये तो वृद्धावस्था हुई। ऐसी वृद्धावस्था रही तो राष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ी संपत्ति है। ऐसे वृद्धों से प्रौढ़ और युवा अत्यंत लाभान्वित होते हैं। उनके लिए उपदेश किया गया है वृद्धोपसेवन, वृद्धों के साथ रहो, वृद्ध के पास बैठो, उनके अनुभव से बहुत सारी बातें सीखो। ये प्रौढ़ और युवा करेंगे, परंतु वृद्धोपसेवन के योग्य वृद्धों को बनना है। ये कैसे 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 होगा, ये देखना। अब प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था साधारण 35 से शुरू होती है, परंतु हम कहेंगे 40 से शुरू होती है और 60 वर्षों तक होती है। तो 20 से 25 वर्ष की प्रौढ़ावस्था में हमारा जो उपभोग है वह विवेक पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि इस प्रौढ़ावस्था में गृहस्थ और वानप्रस्थ दोनों ही होता है। तो गृहस्थ ये परिवार की सेवा के लिए है, वानप्रस्थ समाज की सेवा के लिए है।
इसलिए प्रौढ़ावस्था में जब गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाते हैं तो तो विरक्ति होना एक और दूसरा निवृत्त होना, ये जो गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाना और ये प्रौढ़ावस्था के दरमियान होना, ये निवृत्त होना, ये की वर्ड है। निवृत्त किससे होना? निवृत्त कुटुंब के दायित्वों से होना, कुटुंब की आसक्ति से मुक्त होना। आसक्ति से मुक्त होना महत्वपूर्ण हुआ, तभी विरक्ति आएगी। तो आसक्ति से मुक्त होना, कुटुंब में हमारा जो अधिकार है, हम गृहस्वामी हैं, उस दायित्व से मुक्त होना। व्यवसाय में हम जो काम कर रहे हैं उससे मुक्त होना। और गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में जाते हैं तो अर्थार्जन नहीं करना और गृहस्थी के उपभोग नहीं करना, ये उसके दो मुख्य बातें हैं। विधायक क्या है? नहीं करना, ये दोनों बातें आ गई। तो गृहस्थी के भोग विलास नहीं होना और गृहस्थी के कुटुंब सेवा नहीं, परंतु अब समाज की सेवा करना। समाज को प्रौढ़ों की और वानप्रस्थों की बहुत आवश्यकता है। जितने भी सामाजिक कार्य हैं, जितने भी सार्वजनिक कार्य हैं, वो अर्थार्जन किए बिना सारे वानप्रस्थ लोग करेंगे, क्योंकि उनके पास अनुभव है, उनके पास क्षमता है, अभी स्वास्थ्य भी है, अभी व्यावहारिक कुशलता भी है, दक्षता भी है, निरपेक्ष भाव है। इसलिए वे समाज की सेवा करेंगे तो सामाजिक कार्य सारे बहुत सरलता से चलेंगे। इसका मुख्य हिस्सा है विरक्ति, आसक्ति से मुक्त होना। आसक्ति किसकी होती है? आसक्ति उपभोगों की होती है, क्योंकि वो तो स्वयं को करनी है। आसक्ति संसार से होती है, माने कुटुंब हमारा संसार है, इस कुटुंब की आसक्ति से मुक्त होना। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुटुंब को प्रेम नहीं करना, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कुटुंब में रहना नहीं, कुटुंब में रहना, परंतु अधिकार से मुक्त होना, आसक्ति से मुक्त होना, दायित्व से मुक्त होना नहीं, आसक्ति से मुक्त होना। और इधर व्यवसाय में भी अधिकार से मुक्त होना और सक्रिय कार्य से मुक्त होना। हाँ, मार्गदर्शन कर सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं, परंतु अब अर्थार्जन नहीं करना, ये व्रत होगा। इसलिए विरक्ति और निवृत्ति, स्वास्थ्य तो है ही, और उपभोग में विवेक और वैराग्य, ये प्रौढ़ावस्था में गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रौढ़ गृहस्थ भी होता है, तो प्रौढ़ावस्था ये उत्तर गृहस्थाश्रम है। उत्तर गृहस्थाश्रम में उपभोग में विवेक होना, उपभोग में तृप्ति होना, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, ऐसी भावना होना, ये अत्यंत आवश्यक है। इसलिए एक 30 वर्ष की तरुणी और 45 वर्ष की उसकी माता अथवा सास, दोनों ही सुंदर कपड़े गहने तो पहनेंगे, उपभोग भी लेंगे, परंतु दोनों के श्रृंगार में, दोनों के फैशन में, दोनों के वस्त्रों में, दोनों के अलंकारों में अंतर रहेगा, बड़े छोटे का, युवती और प्रौढ़ा, इसका अंतर रहेगा। ये अंतर प्रौढ़ता का अर्थ है मैच्योरिटी, प्रौढ़ता का अर्थ है समझदारी, प्रौढ़ता का अर्थ है गहराई, ये प्राप्त होना प्रौढ़ावस्था में, ये अत्यंत आवश्यक है। एक 25-30 वर्ष का तरुण जैसे कपड़े पहनेगा, वैसे कपड़े 50 वर्ष का प्रौढ़
नहीं पहनेगा पे। आज तो अभी 70 वर्ष के वृद्ध भी 30 वर्ष के युवा की तरह कपड़े पहनते हैं, वही जीन्स पहनेंगे, वही टी शर्ट पहनेंगे, वैसे ही जूते पहनेंगे, वैसे ही उछल कूद करेंगे, हेयर डाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो तो अवस्था के अनुसार बिल्कुल ही शोभा नहीं देता, वो मैच्योरिटी नहीं है उसमें। और हर कोई यदि युवा ही बना रहना चाहता है तो उसमें तो फिर समझदार कब बनेंगे, तब विवेकपूर्ण कब बनेंगे? तो ये तो विकास है, ये विकास है। तो विकास, प्रौढ़ता, ये विकास का लक्षण है। तो ऐसे समझदार होना, ऐसे मैच्योर होना, ऐसा गहराई में पहुंचना, ऐसे तृप्ति का अनुभव करना, तृप्ति माने संतोष होना, बस बहुत हो गया। अब इससे और अच्छा कुछ है, ये और अच्छा क्या है, इसकी खोज में यात्रा करना, ये गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ और युवा से प्रौढ़ बनने के लक्षण हैं। उसके बाद है युवावस्था। युवावस्था माने कार्य शक्ति, उत्साह होना चाहिए, बल होना चाहिए, और बड़ों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का विनय भी होना चाहिए। नहीं तो जब बल रहता है और जब उछल कूद करने की क्षमता रहती है और वृत्ति भी रहती है, उपभोग करने के प्रति आकर्षण रहता है, तब बड़ों का मानने की आवश्यकता लगती नहीं है, विनयशील होने की आवश्यकता लगती नहीं है। कभी अगर बस में यात्रा करते हूँ और 2-4 वृद्ध और 2-4 प्रौढ़ व्यक्ति हूँ और 25-30 युवा बस में चढ़ जाएंगे, तो क्या शोर मचाएंगे, कितना हल्ला करेंगे, क्या उच्छृंखलता करेंगे, कैसी भाषा बोलेंगे, कैसे नखरे करेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। वो वृद्ध और प्रौढ़ की मानता कौन है? कोई मानता नहीं है। मर्यादा रखने की आवश्यकता ही क्या है? हमारे में दम है, हम पैसा कमा सकते हैं, हम किसी को मार सकते हैं, हम किसी को मारकर भाग सकते हैं, हम चिल्ला सकते हैं, तो हमारा ही भय सबको लगेगा भौतिक रूप में। तो इसलिए युवा किसी की मानता नहीं है। और प्रौढ़ों की, वृद्धों की भी हमेशा शिकायत रहती है कि युवा हमारी बात मानता नहीं है। अगर ऐसा युवा बड़ों की बात नहीं मानता है तो ये समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मचर्याश्रम में आचार्य और माता पिता ने उनका विकास करने में कुछ तो गलती की है। बाकी हमारे ही बच्चे हमारी ही बात न माने तो सींग तो नहीं उगते। सींग कहाँ से उग गए? तो ये युवावस्था का लक्षण तो है कि किसी की बात नहीं मानना, परंतु ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा और संस्कार का बड़ा योगदान रहता है कि गृहस्थ बनने के बाद भी युवा गृहस्थ भी बड़ों की बात मानेंगे। ये 2 पीढ़ियों का अंतर नहीं रहने देना है। तो फिर बच्चों की शिक्षा और संस्कार, संतानों की शिक्षा और संस्कार का पूर्ण दायित्व आचार्यों ने और माता पिता ने लेना चाहिए। माता पिता यदि उस समय अधिक समय देते हैं, अधिक अपना काम छोड़कर संतानों के लिए कुछ कर समय देते हैं, आचार्य भी उनको विनय सिखाते हैं, वृद्धों सेवन सिखाते हैं, तो वो अपने ही लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने समाज के लिए हमने किया हुआ इन्वेस्टमेंट है, जिसका बदला ब्याज सहित बाद में मिलने वाला है। परंतु आज संतानों की शिक्षा और संस्कार के प्रति युवा और प्रौढ़ माता पिता इतना कल समय 6:40 देते हुई है नहीं। कल। हाँ 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 हाँ, इतना समय देते नहीं है। सबका अपना अपना व्यक्तिगत जीवन ही इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि
दूसरी पीढ़ी के लिए इतना समय देना उनको परवड़ता नहीं है और आउटसोर्स करते हैं। दूसरे ही इनको शिक्षा देंगे, दूसरे ही इनको संस्कार देंगे, दूसरे ही इनकी संभाल करेंगे। हम तो, हमारा काम कितना है, हम इतना पैसा कमाते हैं तो ठीक है खर्चा कर देंगे। ये बहुत ही मिसप्लेस्ड व्यवस्था है, मिसमैनेजमेंट है, और ये समझ तो है ही नहीं, समझदारी तो है ही नहीं। दूसरा काम जो हमने कहा था कि परंपरा की रक्षा करना, परंपरा की रक्षा तो इससे होती ही नहीं, परंतु बड़े और छोटे अपने आप को एक दूसरे के साथ समायोजित भी नहीं कर पाते। एक ही घर में शिशु भी होते हैं, बाल भी होते हैं, तरुण भी होते हैं, युवा भी होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम वाले भी होते हैं, गृहस्थाश्रम वाले भी होते हैं, प्रौढ़ भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्तावस्था वाले सभी एक साथ तो रहते ही हैं। ऐसा ही घर अच्छा माना जाएगा कि सभी अवस्थाओं के लोग एक साथ रहते हैं। एक साथ रहकर जिस आयु में जिसको जो करना चाहिए और जिसको जो अन्य लोगों, अन्य सदस्य कुटुंब के हैं उनके प्रति भी जो करना चाहिए वो सब सीखना और उसके अनुसार करना, ये जीवन विकास है। ये बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत विस्तार से इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, व्यवस्था में बिठाना चाहिए। पहले घर की व्यवस्था में बिठाना चाहिए, फिर समाज की व्यवस्था में बिठाना चाहिए और उसके अनुसार आचरण भी करना चाहिए। आश्रमों को लेकर, अवस्थाओं को लेकर जीवन विकास का क्रम क्या होता है? तो जब तक विवाह नहीं हुआ है, ब्रह्मचर्याश्रम है, तब तक सर्व प्रकार का इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, हृदय का सामर्थ्य संपादन करना, और इसमें माता पिता और आचार्यों का मार्गदर्शन और शिक्षा होना, ये पहला पड़ाव है, सामर्थ्य संपादन। उसके बाद गृहस्थाश्रम में उपभोग, सामर्थ्य होगा तभी तो उपभोग हो सकेगा। तो उपभोग करना, उपभोग यथेच्छ करना, रसिकता पूर्वक करना, सौंदर्य बोध से करना, तो सामर्थ्य संपादन, उपभोग। और उपभोग की युक्ति ये है कि तृप्ति का अनुभव होना। सामर्थ्य, उपभोग, तृप्ति, तृप्ति से ही विरक्ति संभव है, नहीं तो विरक्ति नहीं होती, हाय हाय तो रह ही जाती है। विरक्ति और विरक्ति से त्याग और त्याग से मोक्ष, ये प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा है। और ऐसी यात्रा चले, इसी के लिए जीवन विकास होता है। ऐसे जीवन विकास के लिए सबको प्रयास करना चाहिए, तभी हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी रक्षा होती है, विकास की भी रक्षा होती है, और हर एक व्यक्ति मुक्ति के प्रति अपनी यात्रा कर सकता है। एक सत्र में पूर्ण होने वाला यह विषय नहीं है। मैं आपको एक ही पुस्तक पढ़ने के लिए बता सकती हूँ, विद्यापीठ के द्वारा ही प्रकाशित है, जीवन विकास के सूत्र। छोटी है, बहुत बड़ी पुस्तक तो नहीं है, और सभी अवस्थाओं का, सभी आयु वर्गों का इसमें विचार सूत्र रूप में किया गया है। ये पुस्तक आप अवश्य पढ़िए। अभी केवल बहुत संक्षेप में रूपरेखा मैंने प्रस्तुत की है। अगर आपका मन करे तो अधिक अध्ययन आप स्वतः करिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए इस विषय का अध्ययन करना अपने लिए और कुटुंब के सभी सदस्यों के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। इतना ही कहकर मैं मेरा विषय समाप्त करती हूँ। प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव, अभिप्राय के लिए सत्र खुला है। सबको नमस्कार। हैंड राइज करेंगे जिनको प्रश्न, अभिप्राय, सुझाव जो भी रखना है।
जी अविनाश जी। जी अविनाश जी बोलिए। नमस्कार भाई। नमस्कार। नमस्कार। अभी पश्चिमी सीमा पर और उत्तर में भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, तो शाम को भूकंप होता है। आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। तो शाम को जी अरे मेरे बोलने का इनको आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है अविनाश जी। समझे तो मैं आवाज ठीक है, मैं प्रश्न लिख के भेज दूंगा, पता नहीं क्या नहीं है। जी शालिनी जी। नमस्कार ताई जी। मेरा नमस्कार। प्र, मेरा प्रश्न है, जैसे कि अभी आपने बताया कि प्रौढ़ावस्था में अगर जीन्स या टी शर्ट पहन के कोई निकलता है तो वो सही नहीं है, मतलब आयु के हिसाब से। तो क्या मात्र परिधान पहनने से हमारे जो आंतरिक गुण हैं या विचार हैं वो बदल जाते हैं? नहीं बदल जाते, परंतु आंतरिक वृत्ति के अनुसार परिधान भी बदलता है, ये तो है। तो परिधान अपने आप में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, परंतु जरा आप पूछिए कि क्यों ऐसे कपड़े पहनने का मन करता है? युवा दिखने के लिए। तो क्यों उस युवा दिखना है? तो उसका इसका कारण हम्म हम्म ताई जी, हाँ। जैसे कि मैं भी देखती हूँ कि 3 पीढ़ियाँ एक घर में रह रही हैं, तो कभी-कभी जो नाती पोते हैं तो वो भी अपनी जिद करते हैं कि बाबा जी आज आप ये पहन लो। तो बच्चों की हट रखने के लिए भी कभी-कभी मान लीजिए वो ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कुछ खराबी कभी है। कभी कभी करना खराबी नहीं है, और हमेशा पहनने में भी कोई खराबी तो नहीं है। अगर अच्छा ही लगता है तो समझना चाहिए कि हमारे मन का झुकाव उसी ओर है। तो मन के विरुद्ध जाकर, वृत्ति के विरुद्ध जाकर कोई बहुत कुछ कर सकता है ऐसा तो नहीं है। परंतु वस्त्र, श्रृंगार, खान पान, हाव भाव, हलन चलन, गतिविधियां, इन सब में आयु के अवस्था के अनुसार अंतर तो स्वाभाविक होता है। देखो, गंगा नदी जब गंगोत्री से निकलती है तो ऋषिकेश हरिद्वार तक आते आते वो बहुत उछल कूद करती है, बहुत उछल कूद करती है, नटखट होती है। बाद में हरिद्वार के बाद इधर उत्तर प्रदेश में आती है तो उसका प्रवाह स्थिर होता जाता है, उसकी गति भी संतुलित होती है, क्योंकि गहराई बढ़ती है। उधर कनखल में और उधर गहराई नहीं होती है, इधर गहराई होती है। काशी में जाते जाते तो वो बहुत गहरी हो जाती है और बहुत शांत हो जाती है। तो ये तो स्वाभाविक है। अगर स्वभाव से ऐसा नहीं लगता तो नहीं करना चाहिए, कृत्रिम नहीं होना चाहिए। दूसरे नहीं तय करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है, हम कैसे तय करेंगे अपने लिए कि सही क्या है गलत क्या है? अपनी रुचि ऐसी बनी कि नहीं बनी, ये देखना चाहिए। धन्यवाद ताई जी। जी। जी और कोई? किसी को प्रश्न नहीं है आज? ये प्रश्न नहीं है तो हम पूर्ण कर सकते हैं। जी जागृति बहन बोलिए, बाद में आदित्य जी आप बोलिएगा, पूछिएगा। नमस्ते ताई। नमस्कार। अ, एक ये थोड़ा मन में आया था कि जब गृहस्थ में होते हैं तभी हम्म, अ, कुटुंब के सभी सदस्यों के विकास का दायित्व हम पर होता है। तो हम्म, कभी-कभी द्वंद्व भी होता है कि कुछ हम्म, बातें करनी है तो अ,
वृद्ध हैं उनके विकास और बालकों के विकास और खुद अपना विकास भी। तो कुछ तय करना होता है तो कभी कुछ छोड़ना भी पड़ता है। हाँ, तो उस अवस्था में कैसे मैनेज कर सकते हैं? वृद्धों के विकास की चिंता करना ये युवाओं का या प्रौढ़ों का दायित्व नहीं है। प्रौढ़ों का और युवाओं का विकास होना ये वृद्धों का दायित्व अवश्य है, परंतु वृद्धों के प्रति प्रौढ़ों का और युवाओं का व्यवहार कैसा होना ये तो प्रौढ़ों का और युवाओं का स्वयं का दायित्व है। इसमें हम देखते हैं कि आजकल जनरेशन गैप नाम की बीमारी ऐसी घुस गई है घर घर में। हाँ हाँ, ये तो पुरानी पीढ़ी के हैं, इनको तो कुछ समझता नहीं, ये तो पुराने हो गए, अभी आधुनिक जमाना इनको पता ही नहीं है और आजकल का व्यवहार तो वो समझते ही नहीं है। ऐसा प्रौढ़ों का और युवाओं का मानस बनता है। अरे दादाजी आप क्या जानो, हमारे मित्रों में क्या होता है, कैसी बातें होती है। तो वृद्धों को भी चाहिए कि युवाओं की दुनिया जाने और वो पहचाने। फिल्मों की चर्चा वृद्ध दादाजी यदि अपने पोतों के मित्रों के साथ कर सके और उससे भी बढ़कर कर सके तो फिर युवा तो मान जाएंगे। तो ये जीवंत वृद्ध भी वृद्धों को समरसता की चिंता पहले करनी चाहिए, प्रौढ़ों की और युवाओं की चिंता पहले करनी चाहिए, परंतु युवा और प्रौढ़ों को वृद्धों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए ये उनका अपना विषय है। और घर के युवाओं को प्रौढ़ों ने सिखाना, हाँ वृद्धों पर सेवन ऐसे नहीं होता, ऐसी बात नहीं करते। लेकिन आजकल युवा जो सदस्य होते हैं ना घर के, उनसे सभी डरते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न आते हैं। और युवाओं को तो लगता है कि हाँ ठीक है हमारी ही तो चलनी चाहिए और किसी की क्यों चलनी चाहिए। आपके जो उत्तर दिया है उसके अनुसार गृहस्थ का दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ता है। जो वो तो युवा, है ही। हाँ, युवा और वृद्धों की पीढ़ी को जोड़ के रखना और उनको छोटी छोटी बातों में जोड़ के रखना। अगर युवा कुछ कहते हैं, हाँ, तो ये खुद वही कहे कि हम अपने वृद्ध से मतलब हमारे घर के जो वडील है उनसे पूछ के करते हैं, चाहे हम कुछ भी ज्यादा जानते हो फिर भी उनके अनुभव को साथ लेकर चलने में। ये ज्यादा जानते हो तब भी इसको जरा ठीक करो। हाँ, हम्म, उनको ज्यादा, लगता है कि हाँ लगता है, हाँ लगता हाँ, है, लगता होता है, लगता है, होता है ऐसा थोड़े है। होता नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ सही में ऐसा है, जब पास हाँ बैठ के हाँ अनुभव जानते हैं हाँ तभी लगता है। हाँ, हाँ, तो भी लगता है। हाँ, लगता है। तो संवाद नाम की वस्तु जो है ना, हाँ, संवाद हम्म, होना अत्यंत आवश्यक है। हम्म, सही, अभी तो धन्यवाद। संवाद की बहुत कमी है। हम्म, हर कोई को कहने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, "ए, तुमको नहीं समझता छोड़ो"। हम्म, बड़े छोटों को कहते हैं, छोटे बड़ों को कहते हैं, जो कह सकता है वो कह देता है, तुमको नहीं समझता। और वृद्धों की कई मानसिकता भी ऐसी होती, चलो अभी हम निवृत्त है तो हम घर में कुछ ध्यान नहीं देना है, हाँ अब तो हाँ खाना है तो खा लिया, अभी कुछ हमें कुछ घर के मामलों में कुछ बोलना करना नहीं, ऐसा भी समझ कर वो सब शांत बैठे रहते हैं, ऐसा भी होता है। वृद्धों की बात मैंने सबसे पहले की थी। हाँ, वृद्धों का दायित्व सबसे बड़ा है, हम्म, तो उनको सेवा देने का अधिकार तो है, हम्म, परंतु अनुभव से सिखाने का भी तो है, हम्म, रुचि जी लेने का सर। भी तो है। वो हम्म, विषाद युक्त रहना नहीं होना चाहिए ना। अरे हम तो क्या, अभी कोई पूछता नहीं है, अब तो कब कब भगवान हमको उठा ले, ऐसा ही हाँ, युवाओं को और प्रौढ़ों के सामने कहते रहना, ये क्या अच्छी बात है क्या? नहीं नहीं। हाँ नहीं है, हम्म, लेकिन कहते हम्म, हैं, कौन उनको रोकेंगे, कोई किसी की रोकने की ताकत नहीं। हम्म,
तो ये वृद्धों के लिए सबसे पहला ही महत्वपूर्ण है विषय, इसलिए तो मैंने सबसे पहले वृद्धों की बात की, जी बाद में प्रौढ़ों की, बाद में युवाओं की। जी धन्यवाद ताई। जी जी आदित्य जी। जी ताई जी, सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आवाज सुनी। जी ताई जी। हाँ जी। ताई जी, मेरे हिसाब से आपने जो अभी बताया कि वृद्धों का दायित्व सबसे बड़ा है और वो उनके अनुभव को समाज में बांटने के लिए बहुत जरूरी है, उनका हाँ दायित्व है। हाँ और मुझे लगता है कि जो विषाद युक्त है या भूतकाल में जीते हैं, जो हाँ संवाद की कमी है, तो हाँ संवाद का जो प्रचलन है, वो मुझे लगता है कि जो बाल संस्कारशालाएं हैं या युवा संस्कारशालाएं, ऐसी जो प्रतिभाएं वृद्ध के रूप में घरों में बैठी हैं, उनका नियोजन जो है इस माध्यम से अगर किया जाए, तो वो भी विषाद से मुक्त होंगे और उनके अनुभव का लाभ जो है हमारी आने वाली पीढ़ियों को संरक्षित कर सकता है। हाँ, ये सही अच्छा है। माध्यम हो सकता है। हाँ, इसलिए वानप्रस्थों की शिक्षा और वृद्ध संन्यास्तावस्था की शिक्षा, ये दोनों ही विषय महत्वपूर्ण है ना। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा आंतरिक विकास होना चाहिए, होता जाना चाहिए। ये बात भी कोई कहने वाला तो होना चाहिए ना। तो अब कौन कह सकता है? उनसे छोटे हैं वे तो नहीं कह सकते, तो कौन कह सकता है फिर? ये बड़ी कमी तो ये है कि कौन कहेगा, उनको बात करेगा कौन, उपदेश कौन देगा? तो हमारे धर्माचार्यों ने ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। समाज हितैषी जो लोग हैं उन्होंने करनी चाहिए। जो वृद्ध अभी भी नीरस नहीं हो गए हैं, जीवंतता जिनकी कम नहीं हो गई है, उन्होंने ही इसका स्वयं चिंतन करना चाहिए कि ये वृद्धावस्था क्या होती है। संन्यस्त वृद्धावस्था, मैं वानप्रस्थ वृद्धावस्था की बात नहीं कर रही हूँ। वानप्रस्थ वृद्धों ने तो समाज सेवा सक्रिय रूप से करनी चाहिए, परंतु वृद्ध संन्यस्तावस्था में तो उनका सेवा लेने का अधिकार है, भाग दौड़ कर काम करने का उनका दायित्व नहीं है। तो शास्त्र चिंतन, आत्मचिंतन, धर्म चिंतन, जीवन चिंतन ये तो करना चाहिए, ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। लेकिन ये जी सब जी ताई। करना चाहिए, ऐसा कौन कहेगा उनको? मुझे लगता है समाज में जो समितियां हैं या छोटे छोटे जो आवासीय वृद्धावस्था व्यवस्था में में समितियां होती हैं, सबसे लगता कॉलोनी है। होती हैं। हाँ। हम्म, हम्म। फिर उनको कहने का भी कोई तरीका होता है। अभी तो ऐसा है कि प्रौढ़ ही वृद्धों को उपदेश देने लगते हैं, पिताजी अभी जरा चुप रहो ना। मुझे लगता है ताई जी, इसके लिए जो कथावाचक हैं या जो धर्माचार्य हैं, जो अधिकांश संख्या हमें लगता है पौड़ और वृद्धों की पहुंचती है वहां पर, तो उनको हाँ ये मार्गदर्शन करना चाहिए कि हाँ, सभी लोगों को समाज में ऐसे लोगों को सक्रिय होकर के निकलना हाँ, चाहिए। यही करना चाहिए। जो कथाएं होती हैं, धर्माचार्य जिसके लिए होते हैं, वो सब यही वर्ग है ना, उनको धर्माचार्य तो कह सकता है। अभी क्या होता है, युवा युवा लोग कथा सुनने के लिए चले जाते हैं। युवाओं को क्रिया शक्ति होनी चाहिए, कार्य शक्ति होनी चाहिए। करके पराक्रम करो भाई, पुरुषार्थ करो, पराक्रम करो। अरे पहाड़ों को हिला दो, ये करने के स्थान पर कथा सुनने के लिए घंटों बैठ जाते हैं। तो समय हुआ है। जी ताई। जी, तो जरा मैंने पहले कहा ना कि 2 बार कहा मैंने कि इस विषय को एक सत्र में हम पूर्ण नहीं कर सकते। जरा ये तो शुरुआत हुई केवल,
इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए मैंने जीवन विकास के सूत्र तो बताया ही, परंतु चिंतन, चर्चा, पठन, ये सब बहुत जरूरी है। थोड़ा समय इस विषय के लिए देना चाहिए। जी, तय समय हुआ है, पूर्ण करते हैं। हाँ, ठीक, हाँ, पूर्ण करो।